मतलब कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही आधुनिक लैब है, वहां वैज्ञानिक अरबों डॉलर खर्च करके इंसान की उम्र रोकने या कहें तो एंटी एजिंग का एक ऐसा फॉर्मूला तलाश रहे हैं जो कोशिकाओं को बिल्कुल नया कर दे। हाँ, और आजकल लोग इसके लिए महंगी क्रीम, पेप्टाइड्स और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर मैं कहूं कि इस सारी जद्दोजहद का एक बहुत ही सटीक, प्राकृतिक और परखा हुआ जवाब हमारे घर के आसपास ही किसी चौराहे पर बस धूल फांक रहा है। अरे, ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है ना? आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो कोई नई खोजी गई केमिकल संरचना नहीं है, बल्कि एक ऐसा वृक्ष है जिसे आधुनिक दुनिया लगभग भूल ही चुकी है। गुलर, जिसे आयुर्वेद में उदुम्बर भी कहा जाता है। तो आइए आज इस गहन चर्चा में इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। हमारा मिशन ही यही है कि हम उस विज्ञान को डिकोड कर सकें जो बताता है कि कैसे एक अकेला पेड़ मानव शरीर के भीतर कोशिकाओं की मरम्मत से लेकर हमारे बाहरी पर्यावरण तक की रक्षा करने की क्षमता रखता है। देखिए, ये जो आपने अभी अरबों डॉलर की लैब वाली बात कही ना, ये सच में बहुत सटीक व्यक्ति है, क्योंकि जब हम इस विषय पर मौजूद तमाम प्राचीन ग्रंथों और आयुर्वेदिक रिसर्च का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि गूलर महज एक साधारण फल या छायादार पेड़ नहीं है। तो फिर क्या है ये असल में? ये असल में वनस्पति विज्ञान, मानव शरीर विज्ञान और हमारी पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का एक बहुत ही जटिल और दुर्लभ संगम है। मतलब इसे एक संपूर्ण सिस्टम की तरह देखा जाना चाहिए जो एक साथ कई स्तरों पर काम कर रहा है। और जो भी जिज्ञासु दिमाग इस चर्चा को सुन रहे हैं उनके लिए ये जानकारी सच में एक नया नजरिया खोलने वाली है। ये दिखाती है कि सच्चा ज्ञान अक्सर उन चीजों में छिपा होता है जिन्हें हम रोज देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। हाँ, सही बात है। अक्सर समाधान हमारी आंखों के सामने ही होता है। तो चलिए सबसे पहले उस दावे को पकड़ते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, शरीर का कायाकल्प। आयुर्वेद के ग्रंथों में एक बहुत ही भारी भरकम बात कही गई है कि गूलर शरीर की सप्त धातुओं को पुष्ट करता है। हाँ, सप्त धातु, ये आयुर्वेद का एक बहुत ही मूल सिद्धांत है। अब किसी भी आम इंसान के लिए सप्त धातु थोड़ा किताबी शब्द लग सकता है। अगर मैं इसे आज के संदर्भ में देखूं तो ये मुझे किसी बहुमंजिला इमारत की नींव और उसके अलग अलग फ्लोर्स जैसा लगता है ना? मैं इसे थोड़ा और डायनामिक तरीके से देखता हूँ। अच्छा, कैसे? क्योंकि देखिए, इमारत तो स्थिर होती है, लेकिन हमारा शरीर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की तरह है। आयुर्वेद कहता है कि हम जो भी खाते हैं वो एक क्रमिक प्रक्रिया से गुजरता है। रस यानी प्लाज्मा, फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और अंत में शुक्र यानी प्रजनन ऊतक। मतलब एक पूरी असेंबली लाइन चल रही है अंदर। बिल्कुल, एक असेंबली लाइन। और गूलर इस पूरी असेंबली लाइन के हर एक स्टेशन पर काम करता है। इसकी जड़ का रस सिस्टम को भीतर से साफ करता है और इसका फल पाचन तंत्र के एसिड्स को इस तरह संतुलित करता है कि जो भी हम खा रहे हैं उसका पूरा पोषण शरीर को मिले। हाँ, मतलब आप जो भी कच्चा माल यानी खाना डाल रहे हैं वो बिना किसी रुकावट के सीधे बेहतरीन क्वालिटी के खून और ऊर्जा में बदल जाता है। एक सेकंड रुको, यहीं पर मेरे दिमाग में एक तार्किक सवाल उठता है। हाँ, पूछिए। एक फल, मतलब केवल एक फल किसी इंसान का पूरा कायाकल्प कैसे कर सकता है? क्या ये प्राचीन ग्रंथों की वो आदत नहीं है जहाँ किसी भी जड़ी बूटी के फायदों को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर एक जादुई दर्जे तक पहुंचा दिया जाता था? यह सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये कोई जादुई दावा नहीं है, बल्कि शुद्ध सेलुलर बायोलॉजी है। अच्छा, सेलुलर बायोलॉजी कैसे? जिसे हम कायाकल्प या एंटी एजिंग कहते हैं, उसका वैज्ञानिक आधार क्या है? हमारी कोशिकाएं लगातार टूटती हैं और बनती हैं। जब शरीर में विषैले तत्व यानी टॉक्सिन्स जमा होते हैं तो नई कोशिकाओं के बनने की रफ्तार धीमी हो जाती है। और इसी को हम बुढ़ापा कहते हैं। बिल्कुल सही। अब प्राचीन ग्रंथों में गूलर को पित्तनाशक कहा गया है। आधुनिक विज्ञान की भाषा में इसे समझें तो पित्त का बढ़ना मतलब शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन का बढ़ना। तो गूलर इस इन्फ्लेमेशन को कम करता है? हाँ, गूलर एक अत्यधिक एल्कलाइन एजेंट की तरह काम करता है। ये शरीर की उस अतिरिक्त गर्मी और एसिडिटी को बुझा देता है जो कोशिकाओं को डैमेज कर रही है। और जब इन्फ्लेमेशन खत्म होता है तो नई कोशिकाओं का निर्माण अपनी पूरी क्षमता पर आ जाता है। अरे वाह, तो मतलब ये केवल ऊपरी चमक नहीं दे रहा बल्कि बुनियादी स्तर पर अंदर का कचरा साफ कर रहा है। एकदम सही। इसके कुछ विशिष्ट उपयोगों पर ध्यान दें तो ये बात और भी साफ हो जाती है। जैसे जिन लोगों के पैरों के तलवों में भयंकर जलन होती है ना,
जो अक्सर नर्व डैमेज या हाई यूरिक एसिड का लक्षण होता है। हाँ, डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी ऐसा बहुत होता है। हाँ, तो उनके लिए ये गूलर अचूक बताया गया है। और गूलर के दूध यानी लेटेक्स का भी जिक्र है, जो त्वचा के जिद्दी दाग धब्बों और मुहासों को मिटाता है। बिल्कुल, वो लेटेक्स असल में त्वचा की ऊपरी परत पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है और लोकलाइज कूलिंग के जरिए पिगमेंटेशन को तोड़ता है। और मसूड़ों के लिए भी तो इसका इस्तेमाल होता है ना? हाँ। दातुन की तरह। हाँ, अगर मसूड़ों की बात करें तो इसके रस से कुल्ला करना मसूड़ों के ऊतकों को तुरंत सिकोड़कर उन्हें मजबूत करता है। इसे आधुनिक विज्ञान में एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी कहा जाता है। ये सब तो इसके अलग अलग हिस्सों के फायदे हो गए। लेकिन अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम उस खास सीक्रेट फॉर्मूला पर आते हैं जिसका जिक्र ऋषियों ने उम्र को थामने के लिए किया है। आप उस घी और शहद वाले प्रयोग की बात कर रही हैं। हाँ, वही विधि कुछ यूं है कि पके हुए गूलर के फलों को सुखाकर उनका एकदम महीन चूर्ण बनाना है। फिर उस चूर्ण को बराबर मात्रा में गाय के घी और शहद के साथ मिलाना है। और इसे खाली पेट लेना होता है। बिल्कुल, रोज सुबह खाली पेट लेना है और ऊपर से गुनगुना गाय का दूध पीना है। जब मैंने इस पूरी प्रक्रिया को पढ़ा तो मुझे तुरंत आधुनिक बायो हैकर्स के उन नूट्रोपिक स्टैक्स की याद आ गई। नूट्रोपिक स्टैक्स? ये तुलना तो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, मतलब जहां वे लोग दिमाग की क्षमता बढ़ाने के लिए अलग अलग सप्लीमेंट्स को एक खास अनुपात में मिलाते हैं ना, ताकि शरीर उन्हें बेहतर तरीके से सोख सके। मुझे ये गूलर वाला फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही लगा। ये तुलना 100% सटीक है और ये फॉर्मूला इतनी बेहतरीन बायो इंजीनियरिंग का नमूना है कि इसे समझना बहुत जरूरी है। आपने ध्यान दिया होगा कि घी और शहद को एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, मुझे लगा शायद स्वाद के लिए होगा। नहीं, ये दोनों यहाँ सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, ये कैरियर यानी वाहक का काम करते हैं। देखिए, मानव शरीर में एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जो किसी भी रसायन को आसानी से दिमाग तक नहीं पहुंचने देता। तो घी इस बैरियर को पार करने में मदद करता है। बिल्कुल, क्योंकि घी फैट सॉल्यूबल यानी वसा युक्त है, वो इस बैरियर को बहुत ही आसानी से पार कर जाता है। और शहद में ये खूबी है कि वो जड़ी बूटी के सूक्ष्म तत्वों को शरीर के अंतिम सेल तक गहराई से धकेल देता है। बाप रे! यानी गूलर के गुण महज पेट में हजम होकर खत्म नहीं हो रहे हैं, वे इस कैरियर स्टैक के जरिए सीधे हमारे स्नायु तंत्र या कहें तो नर्वस सिस्टम तक पहुंच रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। यही कारण है कि इस प्रयोग से सिर्फ मांसपेशियां ही नहीं बनती, बल्कि दृष्टि तेज होती है, याददाश्त सुधरती है और पूरा नर्वस सिस्टम बलवान हो जाता है। ये पोषण को सही जगह पहुंचाने का एक मास्टर क्लास है। और इसके अलावा भी इसके इतने सारे पहलू हैं, जैसे इसके कोमल पत्तों का रस। स्रोतों में लिखा है कि ये मधुमेह यानी डायबिटीज में ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। हाँ, शायद ये शरीर के इंसुलिन रिस्पॉन्स को बेहतर करके ऐसा करता है। और इसके सूखे फलों के चूर्ण में भरपूर मात्रा में लौह तत्व यानी आयरन और मिनरल्स होते हैं। ये एनीमिया को तो दूर करता ही है, साथ ही पुरुषों और महिलाओं दोनों की प्रजनन शक्ति को भी एक नई ऊर्जा देता है। तो यहाँ तक हमने जो देखा वो गूलर का माइक्रो प्रभाव है, यानी वो काम जो कोशिकाओं के भीतर इंसान के शरीर के अंदर हो रहा है। माइक्रो प्रभाव, बिल्कुल। लेकिन ये चर्चा यहीं खत्म नहीं होती। जब हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो पता चलता है कि गूलर का प्रभाव सिर्फ हमारे शरीर तक सीमित नहीं है। ये हमारे बाहरी वातावरण, हमारे मनोविज्ञान और हमारी जीवन की परिस्थितियों को भी गहराई से प्रभावित करता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्योंकि मैं ईमानदारी से कहूँ तो यहीं पर आकर मुझे एक बहुत बड़ा मानसिक झटका लगा था। ऐसा क्यों? क्या पढ़ा आपने? मतलब देखिए, एक तरफ हम सेलुलर बायोलॉजी, न्यूट्रोपिक स्टैक और ब्लड ब्रेन बैरियर की बात कर रहे थे, एकदम पक्का और ठोस विज्ञान, और अचानक से अगले ही पन्ने पर बात होने लगती है कि इस वृक्ष में भगवान दत्तात्रेय का वास है। जहां ये पेड़ होता है वहां साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता दूर होती है। हाँ, अध्यात्म और ज्योतिष का प्रवेश हो जाता है। और तो और ज्योतिष में कहा गया है कि इसका संबंध शुक्र ग्रह से है। अगर शुक्र कमजोर हो तो गूलर की जड़ को सफेद धागे में लपेटकर गले में पहन लो, आकर्षण बढ़ जाएगा और वैवाहिक जीवन मधुर हो जाएगा। ये सुनकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल, कोई भी आधुनिक और तार्किक सोच रखने वाला इंसान इस बात को सुनकर यही सोचेगा कि हम विज्ञान की पटरियों से उतरकर सीधे अंधविश्वास की खाई में गिर गए हैं। तो आप मुझे समझाइए,
इस आध्यात्मिक और ज्योतिषीय छलांग को कैसे समझा जाए? देखिए, ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है। अगर इसे महज सतह से देखा जाए तो ये अंधविश्वास ही लगेगा, लेकिन अगर हम इसे एक बहुत ही व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो प्राचीन विज्ञान में मैक्रोकॉज़म यानी ब्रह्मांड और माइक्रोकॉज़म यानी मानव शरीर के बीच कोई विभाजन था ही नहीं। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे। बिल्कुल। चलिए इसे डीकोड करते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि घर की दक्षिण पूर्व दिशा में गुलर का होना शुभ है। अब गूलर एक विशालकाय पेड़ है जिसके पत्ते बहुत घने होते हैं और ये भारी मात्रा में ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। हाँ, और इसकी ऊर्जा को बहुत शीतल माना गया है ना? जी। जब ऐसा पेड़ घर की सही दिशा में होता है तो वो उस घर के माइक्रो क्लाइमेट को ठंडा और एकदम शुद्ध रखता है। अच्छा, तो मतलब ये एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर और एयर प्यूरिफायर की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल। और जब घर का वातावरण शांत और शुद्ध होता है तो उसका सीधा असर वहां रहने वालों के नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। उनका कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम रहता है, विचार स्पष्ट होते हैं। और शांत मन से ही इंसान बेहतर फैसले लेता है। सही कहा। जब मन शांत होता है तब इंसान जीवन में संतुलित फैसले लेता है। अब जरा ज्योतिष पर आइए। ज्योतिष में शुक्र यानी वीनस किस चीज का प्रतीक है? ऐश्वर्य, वैभव, प्रेम, सौंदर्य, यही सब। हाँ, ऐश्वर्य, मधुर संबंध और ये सब चीजें जीवन में तब आती हैं जब आपका दिमाग शांत और फोकस्ड हो। गुल्लर की जड़ को धागे में पहनने का मतलब उसे कोई जादुई तावीज मानना नहीं है। तो फिर क्या है वो? वो जड़ अपनी खास डेंसिटी और कंपन के साथ उस शांत ऊर्जा का एक एंकर है जो आपको लगातार उस शीतलता से जुड़े रखती है। ये मनोविज्ञान और भौतिकी का एक बेहतरीन मिश्रण है। उफ, ये नजरिया तो पूरा खेल ही पलट देता है। यानी प्राचीन ऋषियों ने पर्यावरण विज्ञान और मानव मनोविज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे देवताओं और ग्रहों की कहानियों में पिरो दिया था। बिल्कुल, ताकि लोग डर से या श्रद्धा से ही सही इस इकोसिस्टम को बचाए रखें। अब मुझे वास्तु वाली एक और बात समझ आ रही है। उसमें ये भी लिखा है कि ये पेड़ घर की मुख्य दीवार से सटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसका तार्किक कारण तो सीधा सा सिविल इंजीनियरिंग का लगता है। हाँ, इतने विशाल पेड़ की जड़ें अगर दीवार के पास होंगी तो वे घर की नींव को ही फाड़ देंगी। और इसकी लकड़ी का इस्तेमाल हवन की समिधा या पूजा की चौकी के रूप में क्यों होता है? क्योंकि हर लकड़ी के जलने का एक अलग तापमान और उसमें मौजूद वोलेटाइल ऑयल्स का एक अलग प्रभाव होता है। गूलर की लकड़ी जब जलती है तो वो वातावरण की अशुद्धियों को सोखती है और एक ऐसी गंध पैदा करती है जो ध्यान और एकाग्रता को गहरा करने में मदद करती है। क्या बात है! अब इन सारे चमत्कारी गुणों को सुनकर चाहे वो कायाकल्प हो या मानसिक शांति, किसी का भी मन करेगा कि बस अभी दौड़कर जाएं और गूलर के फल खाना शुरू कर दें। हाँ, लेकिन वहां थोड़ा रुकना होगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह हर शक्तिशाली तकनीक के साथ एक मैनुअल और चेतावनियां आती है, वैसे ही गूलर के मामले में भी स्रोतों में कुछ बहुत ही सख्त हिदायतें दी गई हैं जिन्हें नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। देखिए, प्रकृति का कोई भी उपहार बिना जिम्मेदारी और सही समझ के नहीं आता। सही कहा। सबसे पहली चेतावनी तो यही है कि गूलर के कच्चे फल को सीधे कभी नहीं खाना चाहिए। कच्चे फल में दूध यानी लेटेक्स की मात्रा इतनी अधिक और तीव्र होती है कि वो पेट को गंभीर रूप से खराब कर सकता है। जी बिल्कुल। अगर मैं ऐसे आज की भाषा में कहूँ तो ये ऐसा है जैसे किसी हाई परफॉर्मेंस इंजन में बिना रिफाइंड किया हुआ कच्चा तेल डाल देना। सही कहा। प्रकृति ने हमें एक बहुत ही शक्तिशाली चीज दी है, लेकिन उसका सही प्रोसेसिंग यानी फल का पूरी तरह से पकना बहुत जरूरी है। और उससे भी बड़ी सावधानी इसके फलों के भीतर छिपी है। देखिए, गूलर का फूल फल के भीतर ही खिलता है और इसका परागण एक विशेष प्रकार के कीड़े द्वारा होता है। वास्प कहते हैं शायद उसे। हाँ, वास्प। इसलिए पके हुए गूलर के अंदर अक्सर छोटे छोटे कीड़े होते हैं। प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट हिदायत है कि इसे खाने से पहले फल को बीच से फाड़कर अच्छी तरह जांच कर ही खाना चाहिए। बाप रे, ये तो बहुत जरूरी सावधानी है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक अभ्यास है चेतना का, माइंडफुलनेस का। आप प्रकृति को आंख मूंदकर या बिना सोचे समझे बस निगल नहीं सकते। और शायद इसीलिए किसी भी औषधीय प्रयोग के लिए एक अनुभवी वैद्य की सलाह को अनिवार्य बताया गया है, क्योंकि आयुर्वेद की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो वन साइज फिट्स ऑल यानी सबके लिए एक ही दवा के सिद्धांत पर काम नहीं करता। हाँ, मैं यही बात जोड़ने वाला था। हर इंसान का वात, पित्त और कफ का संतुलन एकदम अलग होता है।
वैद्य तय करता है कि आपकी मौजूदा शारीरिक स्थिति के अनुसार गूलर की कितनी मात्रा, किस समय और किस रूप में लेनी चाहिए। मतलब चूर्ण लेना है, काढ़ा पीना है या ताज़ा रस, ये वैद्य ही बताएगा। बिल्कुल। इसके अलावा एक और पहलू है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए, और वो है पर्यावरणीय जिम्मेदारी। हाँ, पर्यावरण के नजरिए से तो ये पेड़ अपने आप में एक चलता फिरता महाद्वीप है। इसका विशाल आकार, घनी छांव और पक्षियों के लिए भोजन का एक बहुत बड़ा और स्थायी स्रोत। पुराने जमाने में गांव की चौपालों पर या कुओं के पास गूलर का पेड़ अक्सर देखा जाता था। हाँ, जहाँ लोग बैठते थे, पंचायतें होती थीं, सुख दुख बांटे जाते थे। और इसीलिए इसे काटने पर पितृदोष लगने की बात कही गई है। पितृदोष, इसे तो लोग बहुत अशुभ मानते हैं। हाँ, लेकिन इसे किसी भूत प्रेत के श्राप के रूप में मत देखिए। जो पेड़ आपके पूरे इलाके की हवा को शुद्ध कर रहा है, सैकड़ों पक्षियों और जीवों को आश्रय दे रहा है और समाज को एक साथ बैठने की जगह दे रहा है, उसे काटना सच में अपनी आने वाली पीढ़ियों के खिलाफ एक अपराध है। ये बात तो है। यही असली पितृदोष है, अपने बच्चों से उनके पर्यावरण का अधिकार छीन लेना। क्या अद्भुत बात कही आपने। ये सच में एक बहुत ही संपूर्ण नजरिया है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो हमने देखा कि गूलर महज एक फल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये रक्त को शुद्ध करने और कोशिकाओं को नया जीवन देने वाली एक बायोलॉजिकल मशीन है। ये हमारे स्नायु तंत्र को मजबूत करने वाला एक प्राचीन न्यूट्रोपिक है। ये घर के माइक्रो क्लाइमेट को सुधार कर हमारे मन को शांत करने वाला और समाज को एक साथ जोड़ने वाला एक विशाल इकोसिस्टम है। और इसका अंतिम संदेश भी यही है कि ये वृक्ष एक ईश्वरीय वरदान है। आज की भागदौड़ और प्रदूषण से भरी जिंदगी में, जहां हम हर समाधान किसी प्लास्टिक की डिब्बी में खोज रहे हैं, हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना ही होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इस पेड़ को पहचानना, इसे लगाना और इसे बचाना महज पर्यावरण की सेवा नहीं है, ये हमारे अपने अस्तित्व की रक्षा है, क्योंकि एक गूलर का पेड़ सच में कई पीढ़ियों का कल्याण करता है। इस चर्चा को विराम देने से पहले जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए मैं एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। आजकल हम कॉर्पोरेट सेमिनारों में कम्युनिटी बिल्डिंग और सस्टेनेबिलिटी जैसे भारी भरकम शब्दों का खूब इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हर जगह यही शब्द सुनने का मिलते हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि गूलर के पेड़ का असली चमत्कार केवल इसके औषधीय रसायनों या पर्यावरण सुधारने तक सीमित नहीं है? क्या इसका सबसे बड़ा चमत्कार इस बात में छिपा है कि यह इंसान को थोड़ा धीमा होने पे मजबूर करता है? बहुत गहरी बात है। इसके फल खाने के लिए आपको रुकना होगा, उसे ध्यान से फाड़कर जांचना होगा, उसकी छांव में दूसरों के साथ बैठना होगा। क्या ये पेड़ असल में हमें वापस प्रकृति के साथ एक गहरा, धीमा और कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण संबंध बनाने का तरीका नहीं सिखा रहा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।